Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 7. Now the point is industrial policy. The period from 1750 to 1830 was the period of industrial revolutions. East India Company had by that time started establishing rules in India, and in 1858 the British government established its rule. The British government adopted a policy that made the Indian investors lose confidence, and the development of Indian industry was lopsided in character, in the sense that only some light and consumer goods industries were started and no attention was given to the machines manufacturing and heavy engineering and heavy chemical industries and other basic the key industries. The policy was to send raw material from India to Britain and sell goods made in Britain to India. इंडस्ट्रियल पॉलिसी से इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आया। पूरे के पूरे क्राइटेरिया के अंदर आपने यही देखा है कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल लेकर के चाहते थे, इंग्लैंड में रेडी करते थे गुड्स को फैक्ट्रीज़ में, और इंडिया के अंदर वापस हाई प्रोफाइल या हाई प्राइस के ऊपर सेल्स करते थे। इस तरीके से इंडिया की इंडस्ट्री और इंडिया के पीपल्स धीरे धीरे पुअर होते गए, और जो इंग्लैंड की जो थ्योरी थी, एक तरीके से पॉलिसी थी, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। In order to benefit their own economic, the East India Company and later the British government adopted the policies which exploited Indian resources and promoted British industries. मतलब इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया और अपनी इंडस्ट्रीज़ को क्या किया, प्रमोट किया, सो दैट इंडियन एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड विद अ हाई लैंड रेवेन्यू। उन्होंने इंडियन एग्रीकल्चर्स को भी नहीं छोड़ा, उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, चीट किया लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ आर्टिशियंस। द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सप्लॉइटेड आर्टिशियंस बाय द ऑब्टेनिंग गुड्स फ्रॉम दैम at up to 15 to 40% lower price and sold them in the world at a higher price and made high profit। जो हमारे आर्टिस्ट थे उनके गुड्स को, उनकी जो आर्ट थी उसको वो 15 to 40% लो प्राइस पर परचेस करते थे, जिसके कारण हमारे इंडिया के आर्टिस्ट को लॉस हुआ, और यही चीज़ कम प्राइस पर परचेस करके वर्ल्ड के अंदर हाई प्राइस पे ये लोग क्या करते थे, सेल्स करते थे, जिससे उनको क्या मिलता था, बेनिफिट मिलता था। Besides, after the British government rule, they started the selling in India cheap goods manufactured in England and ruined the small scale industries of India। बड़ी इंडस्ट्रीज तो वैसे ही इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, लेकिन जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी वहाँ पर भी ये लोग ऐसा ही काम करते थे। वहाँ पर जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ थी उसके अंदर बनने वाला जो गुड्स था उसको काफ़ी कम चीप रेट पे स्टार्ट किया गया, जिस कारण से लोग उसको पसंद नहीं करते थे, और जो इंग्लैंड से रेडी होकर के आता था विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज, लोग उसको पसंद करते थे। इस तरीके से जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी स्मॉल स्केल्स की, वो भी धीरे धीरे एक्सप्लॉइट होती गई। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स। द ब्रिटिश मेड ओनली दोज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच बेनिफिटेड ब्रिटेन। वो वहीं पर इन्वेस्टमेंट करते थे जिससे ब्रिटिश को या ब्रिटेन्स को बेनिफिट्स मिले। फॉर एग्जांपल्स लाइक रेलवे, रोड नेटवर्क वेर क्रिएटेड टू हेल्प मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स फॉर देयर इंडस्ट्री। उनकी इंडस्ट्री तक पहुंचाने के लिए रेलवे एंड रोडवे का नेटवर्क बनाया गया। इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन वॉज मेड टू एजुकेट पर्सनल्स टू रन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इंडियन वेयर प्रिवेंट फ्रॉम द गेटिंग टेक्निकल एजुकेशंस। अगर इनको एजुकेट कर दिया जाए तो ये लोग ब्रिटिश के जो कामकाज है उसके अंदर एज ए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है। दे स्टार्टेड अ कॉलेज फॉर मेडिसिन एंड सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया फॉर देयर बेनिफिट। They needed a civil engineers for the public work department in India and in Britain. They did not promote study in the science and technology in India. Thus they made selective investment in India। जिसकी ज़रूरत है, मतलब जो एम्प्लॉयज़ कम प्राइस में मिल सकते हैं, ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया, और जो सिस्टम्स ब्रिटिशर्स के लिए बेटर होगा वो सिस्टम यहाँ पे प्रमोट किया नहीं। इस तरीके से उनका इन्वेस्टमेंट का पैटर्न इस तरीके से था कि
कम प्राइस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले, वो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर, और जिससे डेवलपमेंट हो ऐसा इन्वेस्टमेंट ब्रिटिशर्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेमेंट बर्डन। वेरियस पेमेंट्स वेयर मेड टू ब्रिटिश फ्रॉम इंडियाज इनकम बिसाइड्स ह्यूज सैलरी ऑफ ब्रिटिश पर्सनल्स। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनकी सैलरी, उनके सारे के सारे एक्सपेंसेस इंडियन इनकम में से ही जाते थे, बट इंडिया को कहीं से इनकम होती नहीं थी। मतलब पेमेंट की बारी है तो इंडियन को पे करना है, और रिसीविंग की बारी है तो किसको रिसीव करना है, ब्रिटिशर्स को। दिस इंक्लूडेड होम चार्जेस, देयर वाज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी which India paid toward the administration's maintenance of the army, war expenses, pension of retired officers and other expenses occurred by Britishers and Britain towards maintenance of our colony। यानी ब्रिटिशर्स को रहने के लिए कुछ भी मेंटेनेंस करने के लिए एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़े, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इंडिया प्रोवाइड करती थी। एंड these were known as home charges and were paid फॉर ऑलमोस्ट एंटायरली बाय इंडिया। पूरा का पूरा 100% इंडिया को ही पे करना पड़ता था, उसका 1% भी ब्रिटिशर्स पे करते नहीं थे। द होम चार्जेस वेयर मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स: इंटरेस्ट पेमेंट फॉर डेब्ट इनकर्ड इन द मेंटेनिंग इंडियन कॉलोनी, इंटरेस्ट ऑन द रेलवे एंड सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस। जो भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटीज़ के लिए, प्लस जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सारी के सारी सिक्योरिटीज़, होम चार्जेस है या उनके रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होता है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस जस्ट लाइक होम चार्जेस पे करने की ड्यूटी किसकी है, इंडियन गवर्नमेंट की। ना फाइनली बैन ब्रिटिश लेफ्ट इंडिया इन 1947। जब इंडिया छोड़ करके ब्रिटिशर्स गए, दैन इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेयर डिवॉस्टेड, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे। एंड अ कंट्री विच वॉज वंस हाईली प्रॉस्परस वॉज इम्प्रोविसाइज्ड। और इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि भाई अब ये सारे के सारे सेक्टर्स वापस कैसे स्टार्ट किए जाए, इसके लिए पेमेंट कहाँ से लेकर के आए, इन्वेस्टमेंट, और कैसे लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उनका डेवलपमेंट किया जा सके। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एट द टाइम ऑफ 1947 वैन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया, बिकॉज इंडिया के अंदर जितना भी पैसा था, जितना भी मनी था, वो इस तरीके से चार्जेस के नाम पर वसूल करके लेके गए, तो इंडिया के पास कुछ भी बचा नहीं। सो आपको इतना अच्छे से करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।